Hello everyone, myself Sakshi and I am from Electrical Engineering Department. So welcome to the Sakshi Electrical Engineering. स्वागत है आप सभी का साक्षी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। जैसा कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा प्राचार्य प्रथम श्रेणी उप संचालक, प्राचार्य द्वितीय श्रेणी एवं सहायक संचालक की जो वैकेंसी आई है, जो कि हमारे एमपी गवर्नमेंट के टेक्निकल एजुकेशन स्किल डेवलपमेंट के थ्रू निकाली गई है, तो हम बात कर रहे हैं एमपीपीएससी प्रिंसिपल वैकेंसी 2023 का, जिसमें एमपीपीएससी ने आपका जो ऑफिशियली एग्जाम पैटर्न और सिलेबस अनाउंस किया, उस बेस पर पार्ट ए एंड पार्ट बी में आपका सिलेबस अनाउंस किया गया है, जिसमें अभी हम इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स को डील कर रहे हैं। सो देखिएगा, जैसा कि हमने कल बेसिक इलेक्ट्रिकल साइंस में आपको मैग्नेटिक सर्किट वाला यूनिट स्टार्ट किया था, उसी का आज पार्ट 2 हम कंटिन्यू करने वाले हैं। सो जो भी स्टूडेंट्स एमपीपीएससी प्रिंसिपल वैकेंसीज को टारगेट कर रहे हैं, चाहे आप सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स किसी भी ब्रांच से हैं, तो आप चैनल पे विजिट कीजिएगा। प्रॉपर प्लेलिस्ट के थ्रू सीक्वेंस वाइज आप वीडियोस को वॉच करिएगा, सो आपको कहीं से कहीं तक कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो चलते हैं हम आज के अपने सेशन में। सो देखिएगा, जैसा कि हमने कल आपको मैग्नेटिक सर्किट में आपको सबसे पहले हमने क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेट बताया था, उसके बाद हमने कुछ मैग्नेटिक सर्किट की बेसिक टर्म्स पे बात की थी, एम्पियर्स लॉ पढ़ा था, बायट-सावर्त लॉ पढ़ा था, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड राइट हैंड रूल पढ़ा था, परमेबिलिटी, रिलक्टेंस, हमने कुछ रिलेशंस देखे थे, कुछ यूनिट्स देखी थी। उसी सेशन को आज कंटिन्यू करते हैं। सो देखिएगा, हम लीकेज फ्लक्स और यूजफुल फ्लक्स कैसे समझेंगे वो देखिएगा। सबसे पहले देखिए, चुंबक का अगर कोई फ्लक्स चारों ओर को, मान लीजिए ये एक मैग्नेटिक सर्किट है, ठीक है, इसमें हमें पूरे, अगर जो फ्लक्स है वो पूरे एरिया को कवर कर रहा है, तो ये क्या हुआ, यूजफुल फ्लक्स हुआ। और यदि फ्लक्स जो है सिर्फ इतने इतने पार्ट में हो रहा है, सेटअप हो रहा है, तो ये क्या हुआ, लीकेज फ्लक्स हुआ। दैट मीन्स अगर अगर जो मैग्नेटिक सर्किट के यदि फुल पार्ट में से अगर फ्लक्स कवर होता है तो उसको हम यूजफुल फ्लक्स बोलते हैं, और यदि उसी उसी हिस्से में घूमता रहता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, लीकेज फ्लक्स बोलते हैं। या फिर उसी हिस्से में सेटअप होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, लीकेज फ्लक्स बोलते हैं। सो पूरा मतलब पूरे मैग्नेटिक सर्किट को कवर करता है तो उसको हम यूजफुल फ्लक्स बोलते हैं, और मैग्नेटिक सर्किट के हाफ पार्ट में यदि कवर करता है तो हम उसको लीकेज फ्लक्स बोलते हैं। ओके, सो देखिएगा, टोटल फ्लक्स इक्वल टू क्या होता है, लीकेज फ्लक्स प्लस यूजफुल फ्लक्स। क्लियर। सो टोटल फ्लक्स को हम फाई टी से डिनोट करते हैं, लीकेज फ्लक्स फाई एल और यूजफुल फ्लक्स फाई यू। ओके, फाई टी इक्वल टू फाई एल प्लस फाई यू। टोटल फ्लक्स इक्वल टू लीकेज फ्लक्स प्लस यूजफुल फ्लक्स। क्लियर। सो लीकेज फैक्टर क्या होता है, टोटल फ्लक्स अपॉन यूजफुल फ्लक्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, आपसे एग्जामिनर लीकेज फ्लक्स का फॉर्मूला पूछेंगे तो आप क्या बोलेंगे, टोटल फ्लक्स अपॉन यूजफुल फ्लक्स। लीकेज फैक्टर क्या होता है, लीकेज फैक्टर इक्वल टू टोटल फ्लक्स अपॉन यूजफुल फ्लक्स। लीकेज फैक्टर का मान क्या होता है, लीकेज फैक्टर क्या होता है, ग्रेटर देन 1 होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे एग्जामिनर पूछ लेंगे कि लीकेज फैक्टर की वैल्यू क्या होती है, तो आप क्या बोलेंगे, ग्रेटर देन 1 होती है। सो आपको क्या याद रखना है, जो हमारा टोटल फ्लक्स होता है वो यूजफुल फ्लक्स प्लस लीकेज फ्लक्स से मिलकर बना होता है। लीकेज फैक्टर जो होता है टोटल फ्लक्स अपॉन यूजफुल फ्लक्स होता है। लीकेज फैक्टर जो होता है ग्रेटर देन 1 होता है। सो देखिएगा, अभी हम हिस्टैरिसीस लॉस पे आए। हिस्टैरिसीस लॉस को पढ़ने से पहले हम हिस्टैरिसीस लूप पढ़ते हैं। सो देखिएगा, ये बी एच कर्व हम बोलते हैं। बी मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, जिसे हम यूनिट में क्या लिखते हैं, वेबर पर मीटर स्क्वायर। एच मतलब इंटेंसिटी, जिसको हम क्या लिखते हैं, हेनरी पर मीटर, 80 पर मीटर। सो एग्जामिनर आपसे पूछ लेंगे कि जो आपका फ्लक्स डेंसिटी है और आपका जो इंटेंसिटी है वो क्या करता है, बी लैग, ये स्टेटमेंट देके क्वेश्चन पूछा जा चुका है, बी लैग्स बिहाइंड एच। तो आपको क्या याद रखना है, हिस्टैरिसीस लूप। देखिए, सबसे पहले आपको इसमें 3-4 चीजें याद रखनी है। आपका जो हिस्टैरिसीस लूप होता है या बी एच कर्व होता है, वो किसके बीच में, बी और एच के बीच में बनता है। बी की यूनिट होती है वेबर पर मीटर स्क्वायर, एच की यूनिट होती है 80 पर मीटर। ठीक है, उसके बाद देखिएगा, आपका जो हिस्टैरिसीस लॉस आपका जो बी होता है वो
लैग करता है किससे, एच से। यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी। उसके बाद देखिए अब आपको ये कैसे बना, ये सब चीजें अभी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ ये याद रखना है कि जो आपका हिस्टैरिसीस लूप बनता है, सॉरी बीएच कर्व बनता है, वो बी और एच के बीच में खिंचाता है। रिटेंटिविटी क्या होती है, रिटेंटिविटी की जो यूनिट होती है वेबर पर मीटर स्क्वायर होती है। कॉरिजिव फोर्स की जो यूनिट होती है 80 पर मीटर होती है और एच की यूनिट होती है 80 पर एम। ठीक है, हिस्टैरिसीस लॉस। अब देखिए इसमें एक हिस्टैरिसीस लूप हमने बना लिया, सॉरी बीएच कर्व हमने बना लिया। अब ये जो शेप बन के आता है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, हिस्टैरिसीस लूप बोलते हैं। ठीक है, आपको यहाँ से सिर्फ ये बातें याद रखनी है कि कोरिजिव फोर्स की यूनिट क्या होती है, तो आप बोलेंगे 80 पर मीटर। रिटेंटिविटी की यूनिट क्या होती है, वेबर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, इतनी बातें याद रहेगी। उसके बाद देखिए हिस्टैरिसीस लॉस का जो फॉर्मूला होता है के एच इंटू एफ इंटू बी एम 1.6 इंटू वी, और इसकी जो यूनिट होगी वो क्या होगी, वॉट होगी, किसकी, हिस्टैरिसीस लॉस की। अब देखिए आपसे एग्जामिनर पूछ लेंगे कि हिस्टैरिसीस लॉस को कम करने के लिए आप क्या करेंगे। सो देखिएगा, to reduce hysteresis loss we used high permeability material, generally we used silicon steel for reduce the hysteresis loss. Clear? pH इक्वल टू क्या होता है, KH इंटू बी एम 1.6 F इंटू बी। तो आपको ये याद रखना है, टू रिड्यूस हिस्टैरिसीस लॉस वी यूज हाई परमेबिलिटी मटेरियल। दैट मीन्स हम हिस्टैरिसीस लॉस को कम करने के लिए हाई परमेबिलिटी मटेरियल का यूज करते हैं और जनरली हम सिलिकॉन स्टील का यूज करते हैं हिस्टैरिसीस लॉस को कम करने के लिए। एयर के लिए, एयर में हिस्टैरिसीस लॉस नहीं होता है। अगर एग्जामिनर आपसे पूछ लेंगे कि एयर में हिस्टैरिसीस लॉस होता है या नहीं, तो आप बोलेंगे नो हिस्टैरिसीस लॉस। क्लियर? सो आपको क्या याद रखना है, पहले तो हमने क्या देखा, ये देखिए हिस्टैरिसीस लॉस में हमने पहले बीएच कर्व देखा जो बी और एच के बीच में ड्रॉ होता है। बी जो होता है वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है, एच जो होता है 80 पर मीटर्स का यूनिट होता है। रिटेंटिविटी का यूनिट होता है वेबर पर मीटर स्क्वायर। कोरिजिव फोर्स का 80 पर एम होता है। यहाँ हिस्टैरिसीस लूप में बी लेग्स बिहाइंड एच होता है। क्लियर? उसके बाद देखिएगा हिस्टैरिसीस लॉस को कम करने के लिए हम हाई परमेबिलिटी मटेरियल यूज करते हैं और जनरली हम सिलिकॉन स्टील का यूज करते हैं। ओके, फिर देखिएगा नेक्स्ट बात आती है कि एयर के लिए हिस्टैरिसीस लॉस नहीं होता है। अब देखिए दूसरा हमारा निकल कर आ रहा है एडी करंट लॉस। तो पढ़िएगा क्या लिखा है, व्हेन मैग्नेटिक मटेरियल कट्स इटसेल्फ अ मैग्नेटिक फ्लक्स देन ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द मैग्नेटिक मटेरियल ड्यू टू these induced EMF a current flow in a circuit which is called eddy current, and the loss due to this current is called eddy current loss. That means अगर कोई मैग्नेटिक मटेरियल है वो अपने कट करता है, मतलब जब मैग्नेटिक मटेरियल मैग्नेटिक फ्लक्स को कट करता है तो एक ईएमएफ इंड्यूस होता है जिसके कारण एक करंट फ्लो होती है जिसे हम एडी करंट बोलते हैं। और उस एडी करंट के कारण उस करंट के कारण जो लॉस होता है उसे हम क्या बोलते हैं, एडी करंट लॉस बोलते हैं। क्लियर? सो देखिएगा एडी करंट लॉस का फॉर्मूला क्या निकल कर आता है, P इक्वल टू के ई एफ स्क्वायर बी एम स्क्वायर टी स्क्वायर बी, जिसका यूनिट होता है वॉट। ठीक है, टी क्या होती है, थिकनेस ऑफ लेमिनेशन होता है, वी क्या होता है, वॉल्यूम होता है। अगर एग्जामिनर आपसे पूछ लेंगे कि एडी करंट लॉस को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, तो आप क्या बोलेंगे, देखिएगा टू रिड्यूस्ड एडी करंट लॉस वी यूज्ड लेमिनेशन। कौन सा लेमिनेशन करते हैं हम, थिन लेमिनेशन करते हैं। थिन लेमिनेशन मतलब पतला, पतली स्ट्रिप की हम लेमिनेशन करते हैं। तो एडी करंट लॉस क्या होता है, किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल में जब आप मतलब आप क्या व्हेन अ मैग्नेटिक मटेरियल कट्स इटसेल्फ, जब आप किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल को कट करेंगे तो उसमें एक मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स उत्पन्न होता है, उसके कारण एक ईएमएफ इंड्यूस होता है, उस ईएमएफ के कारण एक करंट फ्लो होती है और उस करंट के कारण जो लॉस होता है उसे हम एडी करंट लॉस बोलते हैं। आपसे एग्जामिनर एडी करंट लॉस का फॉर्मूला पूछ सकते हैं। आपसे एग्जामिनर क्या पूछ सकते हैं, पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एफ स्क्वायर होगा, पीई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बी एम स्क्वायर होगा, पीई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी स्क्वायर होगा,
पीई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बी होगा। ठीक है, ये सारे रिलेशन आपको याद रखने, आपसे एग्जामिनर पूछ लेगा कि एडी करंट लॉस फ्रीक्वेंसी से कैसे प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, इनवर्सली, तो आप क्या बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। उसी प्रकार थिकनेस के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। समझ रहे हैं आप बात को। उसके बाद आपसे एग्जामिनर पूछ लेंगे कि एडी करंट लॉस को कम करने के लिए क्या करते हैं, तो आप बोलेंगे थिन लेमिनेशन करते हैं, दैट मीन्स पतला लेमिनेशन करते हैं। अब नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्या निकल कर आ रहा है, फैराडेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का नियम। सो देखिएगा क्या बोल रहे हैं, व्हेन अ कंडक्टर कट्स अ फ्लक्स और फ्लक्स कट्स अ कंडक्टर और एनी रिलेटिव चेंज बिटवीन दीज टू देन ईएमएफ इंड्यूस्ड इन अ कंडक्टर। मतलब या तो कंडक्टर फ्लक्स को काटे या फ्लक्स कंडक्टर को काटे, दोनों में रिलेटिव चेंज के कारण ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। ठीक है, यही हमारा फैराडेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोलता है, जिसमें डायनामिक इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेटर के लिए हमें फ्लेमिंग राइट हैंड रूल का यूज करते हैं। ठीक है, E इक्वल टू क्या लिखते हैं, BIL साइन थीटा। ठीक है, B क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, L क्या होगा, लेंथ ऑफ कंडक्टर, V क्या होगा, वेलोसिटी। ओके, सो देखिएगा वापस है, हमने अभी किसकी बात की, डायनामिक इंड्यूस्ड ईएमएफ की बात की। डायनामिक इंड्यूस्ड ईएमएफ में किस में यूज होता है, जनरेटर के लिए यूज होता है। जनरेटर में कौन सा प्रिंसिपल यूज होता है, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल यूज होता है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा स्टैटिक इंड्यूस्ड ईएमएफ किस में यूज होता है, ट्रांसफार्मर में। ट्रांसफार्मर के लिए लेंज लॉ फॉलो करता है। सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ मतलब क्या है कि हमने क्या करा, हमने मैग्नेटिक मटेरियल, मतलब हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ हुआ और वो उसी के कारण हुआ। दैट मीन्स अगर यहाँ सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ मतलब खुद से खुद का, समझ रहे हैं आप बात को, यही कट फ्लक्स कट हुआ, इंड्यूस्ड ईएमएफ हुआ, मतलब खुद से ही इंड्यूस्ड होना ईएमएफ का सेल्फ इंड्यूस्ड कहलाता है। और यदि आप यहाँ पर ईएमएफ इंड्यूस्ड कर रहे हैं और यहाँ भी इंड्यूस्ड हो रहा है, तो आप उसको क्या बोलेंगे, म्यूचुअल इंडक्टेंस बोलते हैं। क्लियर। तो आपको क्या याद रखना है, आपको याद रखना है डायनामिक इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेटर के लिए होता है, स्टैटिक इंड्यूस्ड ईएमएफ ट्रांसफार्मर के लिए होता है। उसके बाद देखिएगा सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ, तो ये सब बातें आपको नहीं करनी है, आपको सिर्फ टू द पॉइंट बातें याद रखनी है। सो देखिएगा, वेट, आपको ये देखिए, सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ, फाई ए चेंजेस टू फाई बी इन टाइम टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंड्यूस्ड ईएमएफ, E इक्वल टू माइनस एन डी फाई बाई डी टी, फाई प्रोपोर्शनल आई, फाई बाई आई इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो ये सब चीजें आपको डेरिवेशन नहीं करनी है, आपको डायरेक्टली ये फॉर्मूला याद रखना है। क्या याद रखना है, एक तो L इक्वल टू एन फाई बाई आई फ्लक्स लिंकेज अपॉन करंट। क्लियर। उसके बाद आपको एक ये फॉर्मूला याद रखना है कि इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी। चूंकि ये डेरिवेशन करने का आपका कोई सेंस नहीं है, फिर भी यदि आपको लग रहा है तो आप समझ लीजिए। फाई ए चेंजेस टू फाई बी इन टाइम टी, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंड्यूस्ड ईएमएफ इक्वल टू एन फाई ए माइनस फाई बी अपॉन टी। अब आपने क्या करा, माइनस एन डी फाई बाई डी टी, फाई प्रोपोर्शनल आई हो गया, फाई बाई आई इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो गया। उसके बाद आपने आई की वैल्यू रख दी यहाँ डी फाई बाई डी टी। जब आपने इक्वेशन सेकेंड से इक्वेशन फर्स्ट में रखा तो आपका फाइनली जो टर्म निकल कर आया, एल इक्वल टू एन फाई बाई आई फ्लक्स लिंकेज अपॉन करंट। क्लियर। अब देखिए कुछ कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग, ये आपकी कॉइल है, इसमें फ्लक्स फाई 1 है, फाई 2 है, के क्या है, कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग है। ठीक है, अब आपने क्या लिखा, फाई 2 इक्वल टू के इंटू फाई 1। ओके, फाई 2 इक्वल टू के फाई 1 अपॉन आई 1 इंटू आई 1। तो यहाँ से यहाँ क्लियर, यहाँ से यहाँ कैंसिल हो गया, तो फाई 2 इक्वल टू के फाई 1। आई की वैल्यू रख दी आपने डी आई बाई डी टी। तो जब आपने इसको कैंसिल किया तो आपकी फाइनली वैल्यू ये निकल कर आई। क्या निकल कर आई, म्यूचुअल जब आपने इस जगह पर ये वैल्यूज रखी
तो आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस का डायरेक्टली फॉर्मूला ये निकल कर आया। उसके बाद आपने इसको सॉल्व किया। आप तो डायरेक्टली ये बातें याद रखिए, दैट मीन्स आप ये फॉर्मूला याद रखिए, आपको डेरिवेशन पे नहीं जाना है, ठीक है। तो आपको फाइनल क्या याद रखना है, इक्वल टू -m/d∅/dt। दो फॉर्मूले यहाँ से निकल कर आए हैं, एक आया है L इक्वल टू n∅/I, फ्लक्स लिंकेज अपॉन करंट, ठीक है। उसके बाद अब ये देखिएगा कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग। कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग क्या होगा, K इक्वल टू m अपॉन √L1 इंटू L2। m क्या होता है, म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है, L1 L2 क्या होता है, सेल्फ इंडक्टेंस होता है। यदि K लेस देन 1 होगा तो लूज कपलिंग होगा, और यदि K इक्वल टू 1 होगा तो स्ट्रॉन्ग कपलिंग होगा। सो आपको क्या याद रखना है, कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग। कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग, कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग का फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल भी स्किप ना करते हुए इसको याद रखिएगा। K इक्वल टू m अपॉन √L1 इंटू L2। m क्या होता है, म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है, L1 L2 क्या होता है, सेल्फ इंडक्टेंस होता है। K लेस देन 1 लूज कपलिंग, K इक्वल टू 1 स्ट्रॉन्ग कपलिंग। क्लियर। अब देखिए इंडक्टेंस के लिए फॉर्मूला निकल कर आया है, मैग्नेटिक फॉर्मूला L इक्वल टू म्यू n स्क्वायर A अपॉन L हेनरी। चूंकि इसको हम डिराइव्ड के थ्रू करते हैं, लेकिन आपको ये डायरेक्टली याद रखने हैं। किसके लिए, इंडक्टेंस के लिए मैग्नेटिक फॉर्मूला क्या होगा, L इक्वल टू म्यू n स्क्वायर A अपॉन L, जिसकी यूनिट होती है हेनरी। इलेक्ट्रिकल फॉर्मूला क्या होगा, L इक्वल टू n∅/I, वेबर टर्न पर एम्पियर। ये दोनों बातें आपको याद रखनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्योंकि डेरिवेशन करने का भी कोई सेंस ही नहीं है, आपको डायरेक्टली फॉर्मूलाज याद रखने हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट अब देखिएगा इंडक्टेंस का सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन आ रहा है। ये एक कॉइल है, ये दूसरी कॉइल है, तो हमको क्या निकालना है, L इक्विवेलेंट निकालना है। सीरीज में दे रखा है तो क्या होगा, L इक्विवेलेंट इक्वल टू L1 प्लस L2, काय में आएगा, हेनरी में आएगा। उसके बाद देखिएगा ये L1 है, ये L2 है, इनके बीच में M लगा रखा है, दैट मीन्स म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो देखिएगा अब ये देखिए, ये L1 फिर ये L2 दोनों को प्लस कर लिया, इसके साथ भी M है और इसके साथ भी M है, तो क्या हो गया, 2M हो गया ना। तो आपको क्या याद रखना है, जब एडिटिव पोलैरिटी होगी, ये देखिए एडिटिव पोलैरिटी दैट मीन्स डॉट, एडिटिव पोलैरिटी मीन्स यहाँ भी स्टार्टिंग में डॉट है कॉइल के, यहाँ भी स्टार्टिंग में डॉट है। और सप्रेक्टिव पोलैरिटी दैट मीन्स यहाँ भी है और इसके पीछे है, ठीक है। तो आपको एडिटिव पोलैरिटी के लिए याद रखना है L1 प्लस L2 प्लस 2M, और सप्रेक्टिव पोलैरिटी के लिए याद रखना है L1 प्लस L2 माइनस 2M, ठीक है। ये फॉर्मूले हैं, आपको इस चैप्टर में फॉर्मूले, डेफिनेशंस, यूनिट्स और ये सब बातें याद रखनी है, ठीक है। सो नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्या निकल कर आ रहा है, नेक्स्ट फोर्थ कंडीशन ये निकल कर आ रही है कि जब डॉट एक कॉइल में पीछे लगा और दूसरी कॉइल में भी पीछे लगा हो, तो बात वही हो जाएगी, एडिटिव पोलैरिटी हो जाएगी L1 प्लस L2 प्लस 2M, क्लियर। उसके बाद इंडक्टेंस इन पैरेलल, देखिएगा कि ये कॉइल L1 है, ये L2 है, इसमें करंट I1 फ्लो हो रहा है, इसमें करंट I फ्लो हो रहा है, और इनके बीच का जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है ये तो L1 L2 पैरेलल में। तो आप क्या लिखेंगे, L इक्विवेलेंट इक्वल टू L1 इंटू L2 माइनस M स्क्वायर अपॉन L1 प्लस L2 माइनस 2M, क्लियर। इसी तरीके से यहाँ देखिएगा L1 इंटू L2 माइनस M स्क्वायर अपॉन L1 प्लस L2 प्लस 2M। ये बातें आपको याद रखनी है पोलैरिटी के साथ, ठीक है। अब इसमें कोई समझाने वाली तो बात ही नहीं जो हम समझाएं आपको। आपको ये पोलैरिटी जैसे देखिए डॉट जहां लगे ना उस हिसाब से आपको ये याद रखने हैं। ये देखिए ये कॉइल है, ये कॉइल है, ये दो कॉइल है, ये यहाँ लगे हुए हैं, दैट मीन्स ये एडिटिव पोलैरिटी। तो आपको ये फॉर्मूले में याद रखना है कि L1 इंटू L2 माइनस 2M, L1 प्लस L2 माइनस 2M। अब देखिए एक यहाँ लगी और एक इसके पीछे लगी दूसरी कॉइल में, तो आपको फॉर्मूला ये याद रखना है कि सब्ट्रैक्टिव पोलैरिटी में क्या आ जाएगा, नीचे प्लस आ जाएगा, ठीक है। सो ये बातें आपको याद रखनी है डॉट को देखते हुए। फिर उसके बाद देखिएगा
एनर्जी स्टोर्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, एनर्जी स्टोर्ड का फॉर्मूला लिखा हुआ है हाफ एल आई स्क्वायर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इससे आपको क्या आता है, एग्जाम में न्यूमेरिकल आता है, आपको सारी वैल्यूज दे देते हैं और बताते हैं, पूछते हैं बताइए एनर्जी स्टोर्ड कितना होगा इंडक्टर में, तो आपको क्या लगाना है, हाफ एल आई स्क्वायर जूल्स। उसके बाद देखिएगा एनर्जी स्टोर्ड पर क्यूबिक मीटर, इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका फॉर्मूला होगा हाफ म्यू नॉट इंटू म्यू आर इंटू एच स्क्वायर, यूनिट्स क्या होगी, जूल में होगी। तो ये बातें आपको याद रखनी है। उसके बाद देखिएगा ये कुछ मिसलेनियस चीजें लिखी हुई है जो आपको याद रखनी है, आपके एग्जाम में बहुत हेल्पफुल होगी। देखिएगा थोड़ा ध्यान से, एग्जाम में पूछ रहे हैं वन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इक्वल टू क्या होगा, तो आप क्या बोलेंगे, वन मैक्सवेल होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इक्वल टू वन मैक्सवेल, आपसे एग्जामिनर पूछ लेंगे वन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इक्वल टू कितना होता है, तो आप बोलेंगे वन मैक्सवेल। उसके बाद वन वेबर इक्वल टू 10 टू दी पावर 8 फोर्स लाइंस होता है, या फिर वन वेबर इक्वल टू 10 टू दी पावर 8 मैक्सवेल भी होता है। उसके बाद देखिएगा एमएमएफ की यूनिट होती है एम्पेयर टन, सीजीएस में एमएमएफ की यूनिट होती है गिलबर्ट, 1 एम्पेयर टन इक्वल टू 1.26 गिलबर्ट होता है। आपसे एग्जामिनर पूछ लेंगे कि एमएमएफ की सीजीएस यूनिट बताइए, तो आप क्या बोलेंगे, गिलबर्ट। फिर एग्जामिनर आपसे पूछ लेंगे कि एमएमएफ की यूनिट क्या होती है, तो आप बोलेंगे एम्पेयर टन होती है। उसके बाद 1 एम्पेयर टन इक्वल टू क्या होता है, 1.26 गिलबर्ट होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट आपसे पूछ रहे हैं एमएमएफ फ्लक्स डेंसिटी, फ्लक्स डेंसिटी हमने कल आपको बताया था, क्या बताया था हमने, फ्लक्स डेंसिटी फ्लक्स पर यूनिट एरिया, क्या बताया था हमने, फ्लक्स डेंसिटी बी इक्वल टू 5/A वेबर पर मीटर स्क्वायर, जिसे हम टेस्ला बोलते हैं। सीजीएस यूनिट गॉस होती है, 1 टेस्ला इक्वल टू 10 टू दी पावर 4 गॉस होता है। रेटेंटिविटी की यूनिट आपसे एग्जामिनर पूछ सकते हैं, वेबर पर मीटर स्क्वायर, क्लियर। फिर देखिएगा पहले तो आपको ये सारी बातें याद रखनी है कि वन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इक्वल टू वन मैक्सवेल होता है। उसके बाद 1 वेबर इक्वल टू 10 टू दी पावर 8 फोर्स लाइंस होता है। उसके बाद एमएमएफ की यूनिट होती है एम्पेयर टन, सीजीएस यूनिट होती है गिलबर्ट, 1 एम्पेयर टन इक्वल टू 1.26 गिलबर्ट होता है। फ्लक्स डेंसिटी बी इक्वल टू 5/A होती है, जिसे हम वेबर पर मीटर स्क्वायर बोलते हैं, जिसे हम टेस्ला बोलते हैं। वेबर पर मीटर स्क्वायर को हम क्या बोलते हैं, टेस्ला बोलते हैं। गॉस किसकी सीजीएस यूनिट होती है, तो आप बोलेंगे फ्लक्स डेंसिटी की सीजीएस यूनिट होती है गॉस। अगर आपसे एग्जामिनर पूछ लेंगे कि 1 टेस्ला इक्वल टू 10 टू दी पावर 4 गॉस, यूनिट ऑफ रेटेंटिविटी वेबर पर मीटर स्क्वायर, क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट आपसे क्या पूछ रहे हैं, चलिए आज तो देखिएगा हमने आज आपको बहुत फास्ट मोड में, क्योंकि हम आपको बताएं अभी बज रहे हैं रात के 2:15, ठीक है। एक बार हम आपका लेक्चर रिकॉर्ड कर चुके थे, बट बीच में लाइट चले गई और वो लेक्चर ऐसे कि ऐसे ही चला गया, आधे घंटे का, ठीक है। सो ऐसी प्रॉब्लम आती है, इसीलिए आपको बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के वीडियोस मिलते हैं कभी कभी। तो अभी देखिए 2:15 बज रही है और उसके पहले हमने आपका लेक्चर ऑलमोस्ट रिकॉर्ड कर लिया था और बीच में लाइट चली गई, वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया, मतलब वो सेव नहीं हो पाया। उसके बाद हमने आपको वापस से रिकॉर्ड करके दिया है, ठीक है, लेक्चर। सो अब थोड़ा सा आज आप एडजस्ट करिएगा, यदि आपको कहीं कुछ समझ नहीं आया हो तो आप कमेंट करके हमें बता दीजिएगा, हम नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रॉपरली वापस से समझा देंगे। लेकिन आप वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको लेक्चर कैसा लगा, ठीक है।
इसके अलावा हम आपको फाइनल रिकॉल करा देते हैं लेक्चर को, देन एंड करते हैं। सो देखिएगा ध्यान से, आपको सबसे पहले टोटल फ्लक्स क्या होता है, लीकेज फ्लक्स प्लस यूजफुल फ्लक्स होता है। लीकेज फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल फ्लक्स अपॉन यूजफुल फ्लक्स होता है। लीकेज फैक्टर क्या होता है, ग्रेटर देन 1 होता है। उसके बाद हमने हिस्टैरिसीस लूप बीएच कर्व के बारे में पढ़ा, जो बी और एच के बीच में खिंचाता है। बी का यूनिट होता है वेबर पर मीटर स्क्वायर, एच का होता है 80 पर एम। कोरेसिव फोर्स, आपसे एग्जामिनर कोरेसिव फोर्स का यूनिट पूछ लेंगे तो एम्पेयर टन पर मीटर। रिटेंटिविटी का वेबर पर मीटर स्क्वायर। इसके बाद बी लैग्स बिहाइंड एच। हिस्टैरिसीस लॉस, हमारा जो हिस्टैरिसीस लॉस होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, पी एच इक्वल टू के एच इंटू एफ इंटू बी एम 1.6 इंटू वी। तो यहाँ क्या हो रहा है, हिस्टैरिसीस लॉस जो हो रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी हो रहा है। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, इसी तरीके से हमने आपको क्या बताया, हिस्टैरिसीस लॉस को कम करने के लिए हाई परमेबिलिटी मटेरियल यूज करते हैं। जनरली हम सिलिकॉन स्टील का यूज करते हैं। एयर में कोई हिस्टैरिसीस लॉस नहीं होता है। इसके बाद एडी करंट लॉस, एडी करंट लॉस क्या होता है, P इक्वल टू के ई एफ स्क्वायर बी एम स्क्वायर टी स्क्वायर बी। ठीक है, थिन लेमिनेशंस का यूज करते हैं एडी करंट लॉस को कम करने के लिए। उसके बाद हमने आपको फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ाया, जिसमें हमने आपको बताया यदि कंडक्टर फ्लक्स को काटे या फ्लक्स कंडक्टर को काटे तो क्या होता है, एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। डायनामिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेटर के लिए यूज होता है। ओके, उसके बाद स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ ट्रांसफार्मर के लिए यूज होता है। फिर हमने ये आपको कुछ फॉर्मूले बताए थे। उसके बाद कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग पे आपको न्यूमेरिकल आता ही आता है, आपको सारे वैल्यूज देके आपको एग्जामिनर क्या पूछ लेंगे, मान पूछ लेंगे। के लेस देन 1 लूज कपलिंग, के इक्वल टू 1 स्ट्रॉन्ग कपलिंग। क्लियर। उसके बाद देखिएगा मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिकल फॉर्मूला, आपसे इंडक्टेंस सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन पूछेंगे। ठीक है, इंडक्टेंस का पैरेलल कॉम्बिनेशन पूछेंगे। एनर्जी स्टोर्ड इन मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला पूछ सकते हैं। हाफ एल आई स्क्वायर पे आपका न्यूमेरिकल बनता ही बनता है। ठीक है, ये बिल्कुल आपको टॉपिक का निचोड़ दिया जा रहा है। अब इसमें से भी आप कुछ इंपॉर्टेंट मत छाटिएगा, सभी चीजें इसमें इंपॉर्टेंट ही हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट हमने आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 1 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इक्वल टू 1 मैक्सवेल होता है। 1 वेबर इक्वल टू 10 टू द पावर 8 फोर्स लाइंस होता है। एमएमएफ की यूनिट होती है एम्पेयर टन। एमएमएफ की सीजीएस यूनिट होती है गिलबर्ट। 1 एम्पेयर टन इक्वल टू क्या होता है, 1.26 गिलबर्ट होता है। फ्लक्स डेंसिटी क्या होती है, 5/A वेबर पर मीटर स्क्वायर, दैट मीन्स टेस्ला। सीजीएस यूनिट होती है गॉस। 1 टेस्ला इक्वल टू 10 टू दी पावर 4 गॉस। यूनिट ऑफ रिटेंटिविटी क्या होती है, वेबर पर मीटर स्क्वायर होती है। क्लियर। सो यहाँ से आपके फॉर्मूले, यूनिट्स, डेफिनेशंस और आपका जो मेथड, ये फॉर्मूलेज हैं, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। सो आज हमारा मैग्नेटिक सर्किट का पार्ट 2 था जो कि कंप्लीट हुआ। फिर भी हमने आपको सिचुएशंस बता दी है। इनकेस फिर भी आपको कहीं को समझ ना आया हो तो आप वीडियो के नीचे थोड़ा सा हमें बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा और आप लोग को स्पीड में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, आपको वीडियो समझ आया या नहीं, और बेसिकली आपको और क्या चेंजेस आप चाहते हैं तो आप हमें वीडियो के नीचे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का सेशन कैसा लगा। क्योंकि हो सकता है कुछ जल्दबाजी में हमने आपको अगर नहीं समझ आया तो आप बता दीजिएगा, क्योंकि हमने आपको बताया ना कि लाइट चला गया था एक बार रिकॉर्डेड लेक्चर, उसके बाद दोबारा लेक्चर रिकॉर्ड किया और रात के 2:15 बज रहे हैं। ठीक है, सो टाइम बताने का ये नहीं है कि हम आपके लिए रात में मतलब वो कर रहे हैं, कहने का मतलब है कि हमारा डबल टाइम लग गया। एक बार हम ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुके थे बट वो सेव नहीं हो पाया ड्यू टू पावर कट। ओके, उसके बाद वापस से लेक्चर रिकॉर्ड किया तो हो सकता है कि कहीं जल्द मतलब आप लोगों को कहीं कुछ प्रॉब्लम आ रही हो समझने में किसी पॉइंट को लेकर, तो आप वीडियो के नीचे ज़रूर बताइएगा, तो हम उसे नेक्स्ट वीडियो में आपको वापस से कवर कर देंगे। क्लियर।
सो जो भी स्टूडेंट्स चैनल के साथ न्यू जुड़े हैं तो आप चैनल पे विजिट कीजिए एंड प्रॉपर प्लेलिस्ट के थ्रू वीडियोस को वॉच जरूर करिएगा। रिवीजन जरूर करना है, जो हमने चैप्टर जो हमारे टॉपिक्स हम पढ़ चुके हैं तो आप रिवाइज जरूर कीजिएगा। आप किसी भी ब्रांच से आप सभी लोग इस वीडियो को देख सकते हैं। सो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे।